गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में पिछले जो 5वां पाठ था वह था प्रगति के मानदंड, और इसको जो लिखे थे उस पाठ को पिछली कक्षा में और पिछले पाठ को जो लिखे थे उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी का जो अगला पाठ है, जो अगला अध्याय है भाषा और आधुनिकता, उसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा लिखित जो अंश है उसकी हम लोग अच्छी प्रकार से या अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में और इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनके रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के बारे में क्या इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं कि इनका जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। इनका व्यक्तित्व कैसा था दोस्त? प्रभावशाली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, किस भाषा में हुई थी या किस विषय को लेकर हुई थी? तो संस्कृत तथा तेलुगु को लेकर हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु से हुई थी। इनकी लेखन विधा क्या है? तो हिंदी और तेलुगु भाषा में साहित्य को लिखने का काम करते हैं। यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी और तेलुगु दोनों भाषा में पुस्तकों को लिखने का काम करते हैं। तो आगे देखिए इनका विषय, इनका भाषा क्या है? इनकी भाषा विषय और भाव के अनुकूल रहती है। यानी कि जैसा विषय है और जैसा भाव है वैसी ही भाषा का ये क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इनकी शैली कैसी है? विवेचनात्मक तथा गवेषणात्मक के साथ साथ आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु से प्रारंभ हुई थी और आगे चलकर ये लेखन विधा में हिंदी और तेलुगु भाषा में अपनी लेखनी के द्वारा अनेक साहित्य को रचने का काम किया। इनकी भाषा विषय और भाव के अनुकूल होती है। इनकी शैली में विवेचनात्मक, गवेषणात्मक के साथ साथ आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य और समाज। इनकी प्रमुख रचनाओं में साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हो गई। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त जो भी कह लीजिए यह था। आइए दोस्तों, हम लोग अब आगे इनके बारे में अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास करते हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। मतलब समझिए कि इनका जन्म 1919 ईस्वी में कहाँ पर? दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत के किस राज्य में? तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। इनके कृतित्व भी प्रभावशाली है। व्यक्तित्व माने जो पर्सनालिटी होती है उसको कहते हैं व्यक्तित्व। जो कृतित्व मतलब किया गया जो कार्य होता है उसको कहते हैं कृतित्व। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही प्रभावशाली था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्या है। देख लीजिए, कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये हम बताए हैं कि ये बहुत समय तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर या हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी बहुत ज्यादा समय तक ये कार्य किए हैं। आगे देखिए, ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे हैं। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के
तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। मतलब ये निर्देश देते थे, क्या देते थे? निर्देश। और इनके निर्देश पर और सभी जो अध्यापक थे या और सभी जो बालक थे जो पीएचडी करने वाले थे, यानी जो अब कह लें कि स्नातकोत्तर में थे, स्नातक में नहीं स्नातकोत्तर में थे, तो हिंदी भाषा और तेलुगु भाषा के जो प्रश्न थे, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं, तो उन प्रश्नों पर शोध कार्य करने का काम किया गया। और शोध कार्य करने का जो काम किया गया इनके निर्देशन में किया गया है। किसके? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के निर्देशन में हिंदी साहित्य तथा तेलुगु साहित्य के मिलते जुलते प्रश्नों के भाव विचार विमर्श तथा चिंतन में आलोचनात्मक चिंतन करने का कार्य किया गया। तो किसके निर्देशन में? जी सुंदर रेड्डी जी के निर्देशन में। ठीक है। अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेड्डी जी अब तक कितने ग्रंथों को लिख चुके हैं? तो 8 ग्रंथ को लिखे हैं। और 8 ग्रंथ में पहला वाला क्या है? तो पहला वाला है साहित्य और समाज। पहला वाला क्या है? पहला वाला है साहित्य और समाज। दूसरा का मेरे विचार। तीसरा का हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। यह पूरी इनकी किताब ही है, पूरा यह इनके किताब का नाम है। ठीक है। पहला वाला साहित्य और समाज, दूसरा का मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, जो चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध। आगे देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिए, साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और समाज, वेलुगु दारुल, तेलुगु भाषा में लिखी गई है, वेलुगु दारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यह संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है। आदि कृतियों से साहित्य संसार सुपरिचित है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए हैं। यानी ये जो कविता लिखा, इन्होंने साहित्य लिखा, रचना लिखा, इनके रचनाओं के बाद भी, इन रचनाओं के बाद भी जी सुंदर रेड्डी जी ने अपना अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। किस किस क्षेत्र में काम किया है? तो हिंदी में, अंग्रेजी में और तेलुगु में। देखिए, तेलुगु में, हिंदी में और अंग्रेजी में, और कहाँ पर? पत्र तथा पत्रिकाओं में काम किया है। उन पत्र और पत्रिकाओं में निबंध को लिखने का काम करते थे। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब ये लिखते हैं निबंध, तो इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर लिखते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि मानवतावादी दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि मानव के विचार विमर्श तथा मानव के विकास की जो कड़ियां होती हैं, उसको किस ढंग से, किस तौर तरीकों से और किस प्रकार से, और उसके बारे में आपका विचार क्या है, किस तरह से देख रहे हैं, यही उनका क्या था? उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था। तो आगे चलिए देखते हैं दोस्त, अब हम लोग कि अब थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको। आगे देखिए, परिलक्षित होता है, यहाँ तक हो चुका था हमारा। चलिए देखिए, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, यह जो किताब है इसमें क्या है? इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस कृति की उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है। यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। इन्होंने इस हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, जो इनकी किताब है, इसमें हिंदी और तेलुगु साहित्य के कवि, रचनाकार, निबंधकार के दोनों लोगों के बीच में एक तुलना किया है, और तुलना करने के बाद उसको एक क्षेत्र में प्रस्तुत कर दिया है। और वह क्षेत्र क्या है? रचना है। और उस रचना का नाम क्या है? तो हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। इस रचना में इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके हिंदी साहित्य और तेलुगु साहित्य के कवि, रचनाकार तथा रचनाओं को रख दिया है। और इनके बारे में, या इस किताब के बारे में, या इस पुस्तक के बारे में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी ने क्या कहा है? तो वी गोपाल रेड्डी ने कहा है कि यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। चलिए आगे देखिए,
अगली इनकी दूसरी रचना क्या है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम तथा उनके साहित्यों का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली, भाव और विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है, जिसमें इनका साहित्यिक व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित होता है। ये जो किताब है, जो रचनाएं हैं, इनमें दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, यह जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाएं, जो चारों भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन सभी चारों भाषाओं के विषय में जो लिखा है तुलना करके, और उनके साहित्य को भी लिखा है, साहित्य को लिखने वाले रचनाकार के बारे में लिखा है, और उसे एक इतिहास के रूप में क्रम के अनुसार, यानी कह सकते हैं क्रमानुसार, यानी स्टेप बाय स्टेप सजाने का कार्य किया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, और इनके बारे में आगे देखते हैं। यह रही आपकी जो जानकारी है इनके विषय में क्या। श्री रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते हैं। ये जो दो पंक्ति है, इन दो पंक्ति में कहा गया है, क्या कहा गया है दोनों पंक्ति में, इस दोनों पंक्ति में कहा गया कि जो सुंदर रेड्डी जी हैं, हिंदी के अतिरिक्त, ठीक है, वो दक्षिण भारत के हैं, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत की भाषाओं से उन्हें लगाव रहेगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन चारों भाषाओं के अतिरिक्त वे हिंदी की जो भाषाएं हैं और हिंदी की भाषाओं के साथ साथ जो हिंदी के ग्रंथ हैं, हिंदी के रचना हैं, हिंदी के रचनाकार हैं, इन सभी के बारे में उतना ही रुचि लेते हैं जितना कि ये दक्षिण भारत की चारों भाषाओं के साहित्य लिखे गए हैं, और उनको जितनी अच्छी प्रकार से सजा देते हैं, बैठाकर क्रम बाई क्रम सजाने का कार्य करते हैं, ठीक उतनी ही ढंग से, उतने ही अच्छे ढंग से, तरीके से रेड्डी जी ने हिंदी के भी साहित्य को सजाने का कार्य किया है। ठीक है, इन दो पंक्ति में यही कहा गया है। आगे देखिए क्या करते हैं। हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर एक अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। हिंदी तर का मतलब होता है हिंदी से अलग। हिंदी तर का अर्थ क्या होता है, हिंदी से अलग। हिंदी भाषी न होते हुए, यानी हिंदी से अलग, हिंदी भाषी न होते हुए यानी हिंदी से अलग, हिंदी से अलग होते हुए भी किसने, रेड्डी जी ने हिंदी पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। और हिंदी को अच्छा अधिकार इसलिए प्राप्त किया था हिंदी पर, क्योंकि वे हिंदी में रुचि लेते थे। देखिए यहाँ पर शब्द मिला कि नहीं मिला, पर्याप्त रुचि लेते थे। तो किसी भी क्षेत्र में आप रुचि लेंगे, सीखने के लिए उत्सुकता लेंगे, तो वह आप सीख सकते हैं, चाहे वह कोई भी कार्य हो। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या। इनकी भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। ठीक है, इनकी भाषा कैसी है, परिमार्जित है। परिमार्जित का मतलब अच्छी, शुद्ध है। ठीक है, तथा सशक्त है और शैली के विषय के अनुसार क्या हो जाती है, ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अगर कोई पूछे कि रेड्डी के यानी रेड्डी जी के रचनाओं में किन भाषाओं के शब्द देखने के मिलते हैं, तो रेड्डी जी की भाषाओं में परिमार्जित यानी देख लीजिए शुद्ध, यानी अब देखिए इनकी भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, साथ साथ उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द आदि देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि रेड्डी जी को थोड़ा थोड़ा सभी भाषाओं की जानकारी थी, या थोड़े थोड़े हिंदी के साथ, अगर जो व्यक्ति हिंदी सीख रहा है या हिंदी बोल रहा है, वह अंग्रेजी के भी शब्दों को ग्रहण करता है, अरबी के भी शब्द को ग्रहण करता है, फारसी के भी शब्दों को ग्रहण करता है, उर्दू के भी शब्दों को ग्रहण करता है।
जो व्यक्ति हिंदी से संबंध लेता है। तो रेड्डी जी के बारे में हिंदी के विषय में क्या कहा जाए, वो तो हिंदी के विषय में बहुत ही अग्रणी थे, आगे थे। तो आगे चलिए देखते हैं। इनकी शैली के विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक, आलोचनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनकी शैली में कौन सी शैली थी, तो इनकी शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक तथा आलोचनात्मक इनकी क्या थी, शैली थी, दिखाई पड़ते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। मतलब समझिए, क्योंकि रेड्डी जी कैसा हो विषय हो, कितना हो कठिन विषय हो, उसको सरल से सरल ढंग से अपने शब्दों में गढ़ देते हैं, अपने शब्दों में क्या करते हैं, ढाल देते हैं, अपने शब्दों में एकदम सरल बनाकर छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए। प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही है। रेड्डी जी ने हिंदी साहित्य को बहुत प्रचार प्रसार किया, हिंदी साहित्य के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दे दिया हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य के लिए जिस बंदे ने अपना पूरा समय दे दिया हो, अब उसके लिए क्या कहा जाए। ठीक है, आगे देखिए। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा। बहुत विद्वान हैं जो भाषा की समस्या पर लिखे हैं कि यदि मैं हिंदी भाषी हूं तो मुझे तमिल भाषी बनने में बहुत दिक्कत होती है, मैं हिंदी भाषी हूं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने में दिक्कत होती है, मैं तमिल हूँ हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, मैथिली, संथाली, ब्रज, मगही, मागधी ये सब बोलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इस पर तो सभी लोगों ने लेख लिखा, लेकिन किसी ने भाषा और आधुनिकता के बारे में नहीं लिखा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने भाषा और आधुनिकता के बारे में नहीं लिखा है। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। यह बात, यहाँ से दो बात है, ये सुनिए, ये जो बात है यहाँ पर ध्यान से दीजिए। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। यह जो बात है केवल 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 बस रेड्डी जी के लिए ही लिखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में लिखा है, भाषा और आधुनिकता के बारे में लिखा है। किसके बारे में, भाषा और आधुनिकता के बारे में। क्या आधुनिकता के बारे में कोई और विद्वान लिखा है या लिखने का प्रयास किया है, नहीं किया है ना। तो यह लाइन भी मैं केवल किसके लिए दूंगा, तो केवल रेड्डी जी के लिए। देखिए, विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर क्या किया है, विचार किया है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है, यानी भाषा क्या होती है, बदलती रहती है। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा लोकोक्तियां, नई रीतियां सदैव आती रहती हैं। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करता है, वह भाषा में आधुनिकता लाता है। आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि, मान लीजिए, अब मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ, आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे कपड़े निकाल दूं और नंगा होकर घूमूं, यह आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता का मतलब कि वस्त्र भी रहे और अच्छे अच्छे नए नए जो तकनीकी विचार है वह आए, वह आधुनिकता है। अब भाषा को क्या कह दिया जाए कि अब अपना पूरा जो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा के शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी के शब्दों को ग्रहण कर लिया जाए, यह आधुनिकता है। यह तो महापागलपन है, यह आधुनिकता नहीं कहा जाएगा। आधुनिकता यह कहा जाएगा कि अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए भी जो शब्द इंग्लिश के, फारसी के, उर्दू के, रूसी भाषा के या पुर्तगाली भाषा के या अरबी भाषा के मिल रहे हैं, उसको भी अपने अर्थ के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार नएपन को धारण कर लिया जाए, वही है आपकी क्या, आधुनिकता है। ठीक है, आगे देखिए। विद्वान लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक लोग अपने भाषा में या अपने शब्दों को प्रयोग करते हैं उसे करते हैं वैज्ञानिक शब्दावली, और वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों ही अपने हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में क्या करना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। व्यवहारिकता मतलब जो व्यवहार में आपको अच्छा लगता है, उसकी दृष्टि से रेड्डी का यह सुझाव क्या है, विचारणीय है और विचार करने योग्य है। चलिए और देखते हैं कि क्या और कुछ है कि पाठ शुरू है। देखिए दोस्त, अब आपका
यह उनका जीवन परिचय समाप्त होता है और यहाँ से पाठ शुरू हो जाता है, भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता को हम लोग अगले दिन ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।